अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रूप लैब। अब तक मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है तो काइंडली बता दें मुझे चैट रूम में। टेल मी इफ़ देयर इज़ एनी नॉइज़ या आवाज़ हवा के साथ आ रही हो जिसमें कुछ लफ्ज़ समझ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, कुछ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। इट्स बेटर टू चेक दिस इन एवरी क्लास rather than relying on the technology. So anyway, no complaints yet. चलें जी। Okay, it's better now. So, okay, so I've got only 22 participants in today's lab. There is everyone. Alright, so हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लोग आके ज्वाइन करते रहेंगे होपफुली। So, okay, I want the CRs of C, D and E. तीनों बंदे जो हैं C, D और E, तीन सेक्शंस हैं। इन तीनों के जो CRs हैं काइंडली वो पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके मुझे अभी भेज दें। पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके मुझे अभी भेज दें। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास ईमेल आ जानी चाहिए। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ। सो लास्ट क्लास में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या टॉपिक लेके चलेंगे। इफ़ कैन एनीवन रिमाइंड मी कि हमने कौन सा टॉपिक कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, वी वर स्टडिंग ओवरलोडिंग, बट ओवरलोडिंग तो हम कंप्लीट कर चुके थे एंड वी डिस्कस्ड के नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे। तो उसमें कौन सा टॉपिक हमने बताया था? नो, आई डिडंट से दैट वर्ड मुज़फ़्फ़र हुसैन। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हमने नहीं किया था? बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग उज़ैर अहमद, we discussed and we coded binary operator overloading as well. Let me tell you, there should be a source code related to that. हमारी लास्ट क्लास कब हुई थी? वेडनेसडे को, फर्स्ट को, जुलाई 1 का 2E का कोड है। ओके, और उससे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, 2E को हम रिपीट करवा रहे थे लास्ट क्लास में, और उससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो फ्राइडे को हुई थी, 26 को, जून 26। तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर चुके थे। इस कोड को देख लेते हैं। इस कोड में क्या ऐसी चीज़ थी जो कि हमने छोड़ दी थी? जून 26 वाला कोड है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, विच मीन्स कि यहाँ तक हम काम कर चुके थे। दिस वन। ओके, तो यहाँ तक चलता है। ओके, अच्छा ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपकी क्लास में नहीं किया था। ठीक है, ऑल राइट। हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं आज। ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मुज़फ़्फ़र हुसैन। मुझे जो रिकॉर्डिंग थी वो लास्ट क्लास में भी शायद हमारी रह गई थी। आई थिंक आई विल डबल चेक कि रिकॉर्डिंग ओपन है या नहीं। इट्स ओपन। ओके, सो हम आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर दोबारा।
जहाँ पर हमने बात ख़त्म की थी। वी वर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसके फ़ायदे नुकसानात की हम बात कर चुके थे। हमने एक ऑपरेटर ओवरलोड कर भी लिया था और वो था ये वाला ऑपरेटर माइनस माइनस का। बिल्कुल इसी तरह आप प्लस प्लस का ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप स्टैरिक का ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह आप जो है डिवीज़न का ऑपरेटर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप किसी भी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं उसी तरह आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। जिस तरह मैंने ये किया था, तो आई थिंक मेन के अंदर माइनस माइनस ओबीजे हमने कर दिया था, तो हमारे पास ओबीजे के अंदर जितने भी इंटीजर चीज़ें थी, जिनमें से एक था आपके टीचर का आईडी और दूसरी चीज़ थी आपकी आई थिंक कंपोजिट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी, राइट। तो टीचर की आईडी में माइनस माइनस हमने किया था और कोर्स की जो आईडी थी उसमें भी हमने माइनस माइनस कर दिया था। उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बिकॉज दैट वाज अ कंपोजिट ऑब्जेक्ट। कंपोजिट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट था वो एक्चुअली टीचर की क्लास के अंदर बना हुआ था, मेन में नहीं बना हुआ था। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट क्लास में बना हुआ है, तो इट इज़ एक्चुअली अ कंपोजिट ऑब्जेक्ट, कंटेंड ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, कि ये ऑब्जेक्ट जब ही बनेगा जब टीचर का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब भी मैंने टीचर के अंदर माइनस माइनस को ओवरलोड किया है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि टीचर के सारे जो इंटीजर्स हैं उनमें माइनस माइनस हो जाए। तो ऑब्वियसली इसमें इंटीजर सिर्फ यही है, लेकिन अगर थोड़ा डीप में हम देखें तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक और इंटीजर मौजूद है। तो हमने इन दोनों को माइनस माइनस किया है यूजिंग दिस मेथडोलॉजी। इसमें सेटर्स और कैटर्स को हमें यूज़ करना पड़ा बिकॉज सब्जेक्ट की क्लास में नहीं है, हम टीचर की क्लास में। तो सब्जेक्ट के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें सेटर्स और गेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। Now let's move towards binary operator overloading. So what do we want to do when we are trying to overload a binary object? Say we are trying to do something like this. आई थिंक बाइनरी ऑब्जेक्ट अगर मैं ओवरलोड करवा रहा हूँ तो आई थिंक मैं स्विच कर लूँ थोड़ा सा कोड को, क्योंकि इसमें कम कंटेंट ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें ना हो जाए। वी वुड जस्ट फोकस ऑन ओवरलोडिंग एन ऑब्जेक्ट, ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर। तो ऐसा करते हैं कि हम क्विकली, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को इस कोड का नहीं भी पता, जिस तरह 2E वाले हैं या कुछ और स्टूडेंट्स होंगे, तो हम एक छोटा सा कोड दोबारा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक हमारा 5 से 10 मिनट उसमें लगेंगे, होपफुली उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं इस जो प्रोजेक्ट है इसको बंद कर देता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ क्विकली। उसमें सिर्फ एक ही क्लास रखेंगे बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विथ कंटेंट और इस तरह के ऑब्जेक्ट। हम सिर्फ एक सिंपल क्लास बनाएंगे। सो हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम रख देते हैं गिव मी सम आइडियाज़, जब तक मैं इस फाइल को सेव करूँ .h के नाम से, कि क्या होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाए। स्टूडेंट टीचर का हम देख चुके हैं, आई थिंक कंपनी एम्प्लॉय का भी हमने बनाया था। इसके अलावा कुछ बताएं। इसको मैं सेव कर दूँ। एम्प्लॉय एंड सैलरी नहीं, चलो कार क्लास बनाते हैं। ठीक है, कार के नाम की एक क्लास बनाते हैं। तो मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ car.h। जब भी हम क्लास बनाएंगे तो एक .h होगी, एक .cpp होगी। तो क्लास कार एक बनाते हैं हम, और हम ये कहते हैं कि इसके अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे। कौन से? इंटीजर से नेम ऑफ द कार, दैट शुड बी स्ट्रिंग, नेम ऑफ द कार, एंड से इंटीजर I want to take another example, not just car. I think दूसरे सेक्शन में मैंने एक कार की एग्जांपल करवाई हुई है, आप इसके सोर्स कोड को भी देख सकते हैं। लेट्स टेक अ नोवेल एग्जांपल, कोई और एग्जांपल बताएं। Come on, give me examples. हम टीचर पे ही काम कर रहे हैं, टीचर डिपार्टमेंट। मोबाइल पे आ जाते हैं। यस, दिस इज़ अ गुड सजेशन, और ये अवैस अहमद की तरफ से ही आई है दोबारा। मोबाइल क्लास, मोबाइल बना लेते हैं, या क्लास स्मार्टफोन बनाते हैं चलें, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू स्मार्टफोन। सो
इसके अंदर हम रख देते हैं, लेट्स सपोज प्राइवेट के अंदर क्या क्या रखें हैं इसके डाटा मेंबर्स, प्राइस रख देते हैं इसकी, इसी के अंदर इंटीजर ईयर रख देते हैं, इसका ईयर ऑफ रिलीज़ रख देते हैं। आई थिंक बस 2 ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाकी चीज़ें हमें आती हैं। सो इसका हम कंस्ट्रक्टर एक बना लेते हैं स्मार्टफोन का, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम 2 चीज़ें लेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट बने तो प्राइस और ईयर हम डायरेक्टली सेव करवा देंगे। सेटर्स गेटर्स हम सेटर्स कॉल नहीं करेंगे, गेटर्स कॉल करवा लेते हैं। सो सबसे पहले मैं सेटर गेटर बना लेता हूँ। सेट प्राइस होगा, और सेट ईयर होगा, ये भी इंटीजर ही होगा। इसी तरह इंटीजर गेट प्राइस होगा और इंटीजर गेट ईयर होगा। ये इसके मेंबर फंक्शंस होंगे। तो क्लास की डिक्लेरेशन कंप्लीट हुई। अब आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन फ़ाइल पे, या .cpp फ़ाइल जिसको कहते हैं। तो एक नई फ़ाइल हम बनाते हैं और इसके अंदर हमें इन फंक्शंस की डेफिनेशंस लिखनी है। थोड़ी सी फॉर्मेट सही कर लें। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो किस नाम से करेंगे भाई? smartphone.cpp। अब ये car.h इसको रीनेम कर दें, हो सकती है यहाँ से रीनेम। ओके, हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, इफ़ यू रिमेंबर हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, हम सिर्फ फाइल्स बना रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप पकड़ते क्यों नहीं हैं? तो हम अब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंसोल एप्लीकेशन, यस। अब हम प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं स्मार्टफोन, फिनिश। इसमें हम ऐड करते हैं एक फ़ाइल, यस। इस प्रोजेक्ट में आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, ऐड फाइल्स करें, और आई थिंक यहाँ हमने smartphone.h और स्मार्टफोन, ये 2 फाइल्स मुझे चाहिए प्रोजेक्ट में। तो मैं इन फाइल्स को उठाकर स्मार्टफोन के फ़ोल्डर में रख देता हूँ और यहीं से ये 2 फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो अब आप देखें हेडर्स के अंदर smartphone.h आ गई, और नो आई डोंट वांट टू सेव इट। और अब हम आते हैं .cpp फ़ाइल के ऊपर। ओके, सो अब इसकी छोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने इसमें क्लास का नाम बताना है साथ साथ। रिमेंबर कि हम पुरानी चीज़ों पर ही काम कर रहे हैं, अभी तक हम ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया हमने कोई। सो इसमें हम 2 वेरिएबल्स के नाम दे देते हैं। प्रोटोटाइप में इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज़ मैं प्राइस में सेव करवा दूँगा, और दूसरी चीज़ मैं ईयर में सेव करवा दूँगा। इसी तरह यहाँ पर भी इसके नाम थोड़े से मीनिंगफुल अगर रख लें तो आई थिंक बेटर रहेगा। प्राइस, इसका मैं नाम यहाँ पर ईयर और प्राइस भी रख सकता हूँ, बट इशू ये है कि उसमें मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँगा। कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रामर कंफ्यूज हो जाएगा कि विच प्राइस इज़ दिस, इज़ दैट अ डाटा मेंबर और व्हाट। सो इंट पी में आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्राइस इक्वल्स टू पी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इंट वाई, और यहाँ पर हम लिख देंगे ईयर इक्वल टू वाई। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न प्राइस, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न वाई। एक दो चीज़ें और होती हैं इसमें, वो ये कि क्योंकि मैं रिटर्न वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम भी करना पड़ेगा यहाँ पे, और नेम स्पेस डालना है। चले डाल देते हैं एहतियातन, हम क्या कोड को देखें कि हमने क्या यूज़ किया है या नहीं। नेम स्पेस भी डाल देते हैं, और साथ ही साथ हम जिस क्लास को इंक्लूड करवा रहे हैं उस क्लास का एड्रेस भी डाल देते हैं। सो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब main.cpp में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इंक्लूड करवाएंगे हमारी smartphone.h फाइल को,
और सबसे पहले हम बनाते हैं लेट्स से स्मार्टफोन, सम फ़ोन बना लेते हैं, से गैलेक्सी कह देते हैं हम फ़ोन है, और प्राइस से इसकी 20,000 हम कहते हैं, और कहते हैं ईयर है 2014 और 13 वटेवर। ये मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है इसका। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो दो चीज़ें कहाँ जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी, पी में और वाई में, और यहाँ से फिर वो चीज़ सेव हो जाएगी किस में, जो ये फंक्शन कर रहा है, प्राइस में और ईयर में, पी और वाई। सो अब मैं सिर्फ सी आउट करके देख लेता हूँ कि आया ये चीज़ें सेट भी हो रही हैं या नहीं। तो मैं कहूँगा गैलेक्सी डॉट गेट प्राइस प्रिंट करके दिखाओ मुझे पहले, हैंडल, और साथ ही साथ चलें यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि मुझे डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो कि प्राइस है ये। मल्टीपल चीज़ें आपने प्रिंट करवानी है तो आप इस तरह प्रिंट करेंगे, इससे डिफ्रेंशिएट करवाते रहें। और इसी तरह ईयर भी प्रिंट करवाना है मुझे, और अब गेट प्राइस नहीं बल्कि गेट ईयर करवाएंगे। क्लास नेम, ओके ठीक है, सही कह रहे हैं। ये एरर मुझे बता चुके थे नकाश यूनस पहले से कि क्लास नेम सेटर्स और गेटर्स में आपने नहीं लगाए, तो ये हर फंक्शन से पहले आएंगे। ओके, व्हाट इज ईयर, ओके वी वांट टू रिटर्न ईयर नॉट वाई, वाई इज़ नॉट डिफाइंड ईयर। सो देयर इज़ ये आउटपुट। ठीक, प्राइस 20,000 और ये इस पर सेट हो गई। गेटर्स ने इसको लाकर भी दिखा दिया हमें कि ये चीज़ इस तरह है, तो द कोड इज़ वर्किंग। अब आते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर। लेट सपोज़ कि हम एक और स्मार्टफोन बनाते हैं। स्मार्टफोन हम बताएं कोई स्मार्टफोन का, से आईफोन कहते हैं हम, ठीक है, और इसकी हम कीमत रख देते हैं से 50,000 और से 2016। इसी तरह हम एक और भी स्मार्टफोन बनाते हैं, से न्यू फ़ोन कह देते हैं उसको, हमें नहीं पता कि वो न्यू फ़ोन क्या है। दिस इज़ आवर न्यू फ़ोन। ना रिमेंबर कि जब आप नया एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर एरर आएगा। क्या एरर आएगा, पढ़ के सुन लेते हैं हम। और वो एरर ये है कि नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर दिस थिंग। ये एरर क्यों आया है, कोई मुझे बताना चाहेगा? अयूब ख़ान से मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में, मैं पर इसका जवाब ले लूँ स्टूडेंट से, अगर कोई देना चाहे तो। जी, you have not defined what have I not defined? क्लास में डिफाइंड नहीं है, क्या चीज़ है जो डिफाइंड नहीं है? फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहिए मुझे। सो द इशू इज़, आई थिंक एक दो स्टूडेंट्स जिन्होंने जवाब सही दिए हैं, सही तो क्या दिए हैं, मतलब थोड़े से मिलते जुलते हैं, काजी मुबीन ने और मुजफ़्फ़र हुसैन कह रहे हैं। तो हुआ ये है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर देते हो ना, जिस तरह यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया है, स्मार्टफोन का कंस्ट्रक्टर क्या है ये, अगर मैं ये डिफ़ाइन ना करता तो ये स्टेटमेंट सही थी, और गलत स्टेटमेंट कौन सी थी तब, ये वाली, कि ये आपने ये डिफ़ाइन नहीं किया आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर्स। कभी भी आप जब आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर्स डिफ़ाइन कर दें, यानी कि भाई कंस्ट्रक्टर होगा जो कि दो आर्गुमेंट्स लेगा, अगर आप ये डिफ़ाइन कर दें तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट भी काम करे और आर्गुमेंट के साथ भी काम करे तो दोनों को आपने फिर लिखना पड़ेगा। अगर आप आर्गुमेंट बना देंगे आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे समझें कि ओवरराइट हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी डिफ़ाइन कर देंगे, ऑल्दो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसको डिफ़ाइन किया जाए, इसलिए मैं इसके अंदर कुछ करवाऊँगा भी नहीं, इसकी बॉडी खाली छोड़ दूँगा। लेकिन यह है कि कम से कम यहाँ पर एरर नहीं देगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर हम इसको चला कर देखें तो अब प्रिंटिंग तो ऑब्वियसली वही होगी क्योंकि हमने कोई चीज़ नई गेट नहीं की, लेकिन यह है कि ये दोनों चीज़ें भी प्रिंट होना शुरू हो सकती हैं अगर हम ये काम करें।
तो यहाँ पर हम करते हैं गैलेक्सी की नहीं, आईफोन की प्राइस और वो प्रिंट करवा देते हैं। सो द आउटपुट इज़ दिस। ओके, सो दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। न्यू फ़ोन की क्या चीज़ें हैं, अभी गार्बेज वैल्यू है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। अयूब खान क्या कह रहे हैं? सर 2019 में बाहुबली ने तो मारा था, कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। ये कौन है अयूब खान? आई थिंक इनके साथ रोल नंबर भी नहीं लगा हुआ। ओके, ऑल राइट। क्या जवाब है भाई इसका फिर स्टूडेंट्स, ये जो अयूब खान ने पूछा है? जवाब मुझे सही चाहिए चैट रूम के अंदर क्विकली। भाई इस सवाल का जवाब नहीं आएगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं भाई? नक्काश यूनुस कह रहे हैं इनको ससा आते हैं। अच्छा ठीक है, ससा भी दे देंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हमें चाहिए ना, जो उन्होंने सवाल पूछा है। हाँ भाई, किसी के पास जवाब है? आई एम नॉट एंग्री और एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस कि हुआ क्या था, ये क्या है? इट्स फ्रॉम अ मूवी आई थिंक। मुनीफ खान कह रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्टर को ही पता है ये जवाब। अच्छा, मुझे एक्चुअली मैंने ये मूवी देखी नहीं है तो आई थिंक मुझे पता नहीं है कि इसका रेफरेंस क्या था, बट मीम्स वगैरह मैंने भी देखी हैं इसकी कि बाहुबली और ये पता नहीं क्या कोई बड़ी एक मूवी थी इसके ऊपर था, बड़ी चल रही थी। मूवी नहीं देखी इसलिए मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। अच्छा, कासिम मुबीन कह रहे हैं कि यही राज इसकी इसी ये राज उसी के साथ चला गया। बंदा सवाल पूछ के यार जवाब भी दे देता थोड़ा सा। एनीवेज, चलें फिर हम आ जाते हैं दोबारा C++ के ऊपर। बाहुबली की बात ख़त्म हो गई, कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला हमें। एनीवेज, सो मूविंग ऑन के स्मार्टफ़ोन हम अगर ये बनाते हैं तो इसके अंदर तो जो है वो गार्बेज वैल्यूज़ हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं हम इस चीज़ के ऊपर कि ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड किया जाए। आई थिंक एक दो क्वेश्चंस कोई पूछ रहा था बीच में से, आई थिंक वो मिस हो गए। मोहम्मद शहबाज ने भी ये फ़िल्म नहीं देखी? वाह भाई मोहम्मद शहबाज, शाबाश है तुम्हें। ओके ठीक है, मुजफ्फर हसन कह रहे थे प्लस ऑपरेटर को हम करते हैं ओवरलोड। ठीक है, हम ये करते हैं। सो अब आ जाते हैं ऑपरेटर को ओवरलोड करने के ऊपर। तो हम चाह ये रहे हैं, देखें अब ऑपरेटर को ओवरलोड करने का मकसद क्या है वो हम पुरानी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि हम एक नए ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और आप लोगों से मैं पूछता हूँ, चैट रूम में बताइएगा या रेड्स हैंड करके बताइएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि न्यू फ़ोन इक्वल्स टू गैलेक्सी प्लस आईफोन, क्या चाह रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए इसमें अकॉर्डिंग टू आवर लिटिल प्रोग्राम? ठीक है, काजिम मुबिन कह रहे हैं प्राइस प्लस करवाना चाह रहे हैं हम दोनों की, यानी कि उसकी नए फ़ोन की जो प्राइस होगी वो क्या होना चाह रहे क्या करवाना चाह रहे हैं हम 70,000। और हाँ, मुजफ्फर हुसैन भी सही कह रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज़ हम नई को असाइन करना चाह रहे हैं, यानी कि दोनों की प्राइस भी प्लस हो जाएगी और साथ साथ लेट सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि दोनों के ईयर्स भी ऐड हो जाएंगे। नहीं, ईयर्स ऐड नहीं होंगे। हम ऐसा करते हैं कि इसको रिलीज़ करते हैं दोनों के 2016 के बाद 3 साल आगे, यानी कि ऐसे समझें कि एक्चुअली मैं उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, बट हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो लेट सपोज़ कि मैं ये कहता हूँ कि गैलेक्सी 2013 में आया, आईफोन 2016 में आया, और मैं ये चाहता हूँ कि जो नया फ़ोन आए जो कि इन दोनों का अमलगम है वो भी 3 साल के वक्फे से आए, यानी कि 3 साल ये 3 साल के बाद आया और फिर 3 साल के बाद यानी 2019 के अंदर हम इसको जो है लॉन्च करेंगे। तो एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों के प्राइसेस प्लस हो जाएं और दोनों का जो ईयर है वो ईयर प्लस ना हो, बल्कि उन दोनों की डिफरेंस ऐड हो जाए किस में, आईफोन में। तो थोड़ा सा एक जो है फंक्शनैलिटी हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, ऑल दो समझने में इतनी मुश्किल नहीं हो रही, बट करते हुए हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। सो ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
हम इस प्लस ऑब्जेक्ट को ओवरलोड करने जा रहे हैं, बिकॉज ये प्लस ऑब्जेक्ट अभी किस पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे एंड मे बी स्ट्रिंग्स पे, फ्लोट्स वगैरह पे, इस तरह की चीज़ों पे। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये यूज़ नहीं होता। तो हम ये जा रहे हैं कि इन ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए उसका फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि भाई एक उसकी रिटर्न टाइप होगी, मैं अभी वॉइड लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होनी चाहिए। कि वॉइड होगी और उसके बाद होगी ऑपरेटर, लिख दूँ सिर्फ, क्या था, हाँ ऑपरेटर, यस ऑपरेटर। और इसके बाद जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं वो, और फिर ये हो गई इसकी रिटर्न टाइप। कोई आर्गुमेंट नहीं है, ऑपरेटर का कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Can you tell us about that we can create another function instead of a constructor? It's off topic for now, मुजफ्फर हुसैन, it's off topic for now. ईमेल पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सो void ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं प्लस का। अब मुझे एक बात बताएं कि जब हम कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, या चलें गेट प्राइस के फंक्शन के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्राइस इक्वल टू पी, अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, जल्दी से मुझे बताइएगा अब क्या होगा। सेम ही वर्क करेगा, दिस इज़ अ प्रिंटर, सेम ही वर्क करेगा, एड्रेस आ जाएगा प्राइस का। ओके, वैसे अहमद उज़ैर अहमद कह रहे हैं सेम। सो द करेक्ट आंसर इज़ कि सेम ही काम करेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा इस पर। ठीक है, क्योंकि जब प्राइस लिखा हुआ था तो एक्चुअली किसका प्राइस हो रहा था एक्सेस, किस वैल्यू का प्राइस एक्सेस हो रहा था, किस ऑब्जेक्ट का प्राइस एक्सेस हो रहा था, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने इसको कॉल किया हो। जिस तरह गैलेक्सी के साथ कॉल किया तो गैलेक्सी के ईयर की बात हो रही है, गैलेक्सी के साथ गेट प्राइस किया तो गैलेक्सी की प्राइस की बात हो रही है, आईफोन की प्राइस की बात नहीं हो रही। तो हमने सिर्फ यहाँ प्राइस लिख दिया तो इसको पता लग गया कि किस ऑब्जेक्ट की प्राइस की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिस लिख देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ इसको दोबारा कि भाई जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया, आपको से गैलेक्सी के थ्रू कॉल किया गया, उसके एड्रेस को डी रेफरेंस करो, यानी कि उसके एड्रेस पे जाओ और उसकी प्राइस निकालो। यानी कि बात वही है कि कान आप यहाँ से पकड़ें या पूरा हाथ घुमाकर पकड़ें, आप उसी कान को पकड़ रहे हैं, तो प्राइस उसी पर अप्लाई होगी। दिस में दिस लिखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम आते हैं अपने पुराना कोड, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर खोल कर दिखाऊँ, ये था ना हमारा पुराना कोड, यस, टीचर की .cpp फाइल खोलता हूँ सिर्फ मैं, ज़्यादा नहीं। इसमें अगर आप देखो कि ये रहा आपका ऑपरेटर ओवरलोडर, इसको ओवरलोडिंग फंक्शन कह लो, ओवरलोडिंग डेफिनेशन, ओवरलोडर कह लेते हैं। तो दिस इज़ अवर ऑपरेटर ओवरलोडर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टीचर आईडी माइनस माइनस किया मैंने, किसके थ्रू, दिस के थ्रू। अगर मैं ये ना करता तो कोई फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसकी वजह सुन लें। यहाँ पर दिस लिखने से ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह बताने से पहले मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन करता हूँ। अगर आप लोगों को वो वजह समझ में आ जाती है, जवाब समझ में आ जाता है, तो आपको वजह भी समझ में आ जाएगी। वो ये कि यहाँ पर देखो न्यू फ़ोन इक्वल्स टू गैलेक्सी प्लस आईफोन है। प्लस के ऑपरेटर को समझो मैंने एक दफ़ा ओवरलोड कर दिया, ठीक है, समझो ये ओवरलोड हो गया, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी। इसकी डेफिनेशन में यानी कि जब मैं यहाँ आऊँगा और दिस प्राइस करूँगा, से इक्वल टू 9 करता हूँ मैं इस फंक्शन के अंदर, तो आप मुझे बताएं कि ये जो दिस प्राइस एक्सेस होगा, ये किसका प्राइस एक्सेस होगा, गैलेक्सी का, आईफोन का, न्यू फ़ोन का? व्हाट डू यू गाइस थिंक? न्यू फ़ोन का, बिकॉज ये प्लस का ऑपरेटर अब इस तरह कॉल नहीं हो रहा है। मैं अगर ये करता ना, जिस तरह हमने पिछली क्लास में किया था कि गैलेक्सी प्लस प्लस, तो ऑब्जेक्ट एक से ही कॉल हो रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल हो रहा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप दिस लिखें ना लिखें, क्योंकि वो गैलेक्सी के ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, डाटा मेंबर्स को। लेकिन अगर आप बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर आ जाएं तो यू कैन सी के एक ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ 3 ऑपरेंड्स हैं, तो दिस किसको एक्सेस करेगा? आई डोंट नो। सो मैनी पीपल आर सेइंग कि न्यू फ़ोन जो होगा उसको एक्सेस करेगा, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर रॉन्ग, बिकॉज जब भी आप
प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो सबसे पहले दिस जो जहाँ पर कॉल होगा, यानी कि अभी जिस तरह मैं दिखा रहा था कि दिस प्राइस लिखा है या दिस ईयर लिखा है, तो वहाँ पर गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट को एज अ दिस लिया जाएगा। यानी कि ऐसे समझें कि ये जो प्लस का ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो रहा होगा ये गैलेक्सी के थ्रू कॉल हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। मैं अभी आपको कमेंट करके यहाँ पे बता रहा हूँ और इसी कमेंट से हमने ये चीज़ें सीखनी है। ऑल्दो हम लिखेंगे ऐसा नहीं, सेंटेक्स के हिसाब से ये चीज़ गलत होगी, बट एक समझने के लिए मैं ये कहता हूँ आपको कि आई वॉन्ट के न्यू फ़ोन इक्वल्स टू गैलेक्सी डॉट प्लस आईफोन। जब भी आप प्लस के यानी किसी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करोगे तो आप लिखोगे ये न्यू फ़ोन इक्वल्स टू गैलेक्सी प्लस आईफोन, लेकिन एक्चुअली आपका मकसद ये होगा, गैलेक्सी से आप प्लस के फंक्शन को कॉल करोगे, यानी इसकी डेफिनेशन जो भी लिखी हुई हो, और उसमें आप आर्ग्यूमेंट क्या भेज दोगे, दूसरे वाली चीज़ एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगी। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी मैं इस प्लस के फंक्शन में दिस लिखूंगा तो वो किसका दिस हो जाएगा, गैलेक्सी का। और क्या क्या बात आपको समझ में आ रही है इस सेंटेक्स के, जो मैंने गलत सेंटेक्स लिखा है आगे आपको समझाने के लिए, और क्या बात आपको समझ आ रही है? कैन यू गाइज गेस और लाइक ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस? गुड, वसीम आज़म सही कह रहे हैं, हुज़ैर अहमद भी सही कह रहे हैं कि एक और बात इनको समझ में आ रही है कि जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो आर्ग्यूमेंट भी आपको लाजमी पास करना होगा। यानी कि आप इसकी फ़ंक्शन डेफिनेशन जहाँ पर आपने जो खाली रखी हुई है ना, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट आएगा, ठीक है? कैसा आएगा उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। और कोई बात? एनीथिंग एल्स? मैंने ये कहा कि कमेंट में जो मैंने लिखा है ना, एक्चुअली हम लिखेंगे इस तरह, सिंटेक्स ये है, लेकिन बैक एंड पे आप ऐसे सोच लें कि ये चीज़ कॉल हो रही है। सिंथेटिकली ये करेक्ट नहीं है, बट ये है कि आप समझें कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कि भाई डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपने ये फंक्शन, हम फंक्शन कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना इस तरह, तो हम फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं वो कौन सा कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस का। तो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी हमें ज़ाहिर हो रहा है कि कोई आर्गूमेंट भी जाएगा, ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि गैलेक्सी जो होगा, दिस जब भी आप लिखेंगे तो वो गैलेक्सी का होगा। और क्या बात ज़ाहिर हो रही है? गुड, वसीम आज़म इज़ राइट ऑन पॉइंट अगैन कि आपको रिटर्न टाइप भी क्लास की रखनी पड़ेगी, बिकॉज यू कैन सी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो चीज़ रिटर्न करेगा वो हम किस में सेव करवा रहे हैं, न्यू फ़ोन में। अगर यहाँ पर मैं इस तरह की चीज़ लिखता कोई कि इंट एक्स इक्वल टू समथिंग, तो ये वाज़े हो जाता कि ये चीज़ जो भी रिटर्न करेगी वो किस तरह की चीज़ होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की। बट वी कैन सी कि यहाँ पर हम किस में रिटर्न करवा रहे हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहली बात, जो दो तीन बातें अभी हमारे पास आई हैं, वो ये कि जो आर्ग्यूमेंट जाएगा इस क्लास के अंदर वो किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, इसी क्लास टाइप का, यानी कि स्मार्टफोन टाइप का। और दूसरी बात जो हमें पता लगी वो ये कि इसकी रिटर्न टाइप भी स्मार्टफोन ही होनी चाहिए। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि जब आप ये चीज़ लिखोगे न्यू फ़ोन इक्वल टू गैलेक्सी प्लस आईफोन, तो गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट्स को, प्राइस को, ईयर को आप एक्सेस करोगे दिस के थ्रू। आईफोन को अगर आपने एक्सेस करना है तो वो आप इस आर्गूमेंट के थ्रू एक्सेस करोगे, और आपने जो चीज़ रिटर्न करवानी है वो न्यू फ़ोन में आ जाएगी, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप भी स्मार्टफोन है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और डेफिनेशन लिखना आई थिंक अब इतना मुश्किल नहीं होगा, प्रोटोटाइप अगर हमें समझ में आ गई है तो। अच्छा, इसमें कहाँ लिखते थे हम स्मार्टफोन? ऐसे, ठीक है, सही लिखा है मतलब हमने। इसको हम नाम दे देते हैं सेट टेम्प। नाउ लुक एट इट्स डेफिनेशन, इट शुड बी नाउ सिंपलर देन एवर। क्या डेफिनेशन होगी? सबसे पहला काम हम क्या करवाना चाह रहे हैं कि दिस की प्राइस का मतलब कौन सी प्राइस, गैलेक्सी या आईफोन या न्यू फ़ोन? गैलेक्सी। गुड,
गैलेक्सी की प्राइस को हम प्लस करवाना चाह रहे हैं किससे? आईफोन की प्राइस से। सही लिखा हुआ ही है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? टेम्प डॉट आईफोन, गुड। बिकॉज जो गैलेक्सी आईफोन था वो एज एन आर्ग्यूमेंट आया और वो किस में सेव हो चुका है? टेम्प में। तो हम लिखेंगे टेम्प डॉट आईफोन। यहाँ पर एरो नहीं आएगा क्योंकि टेम्प ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस पॉइंटर है। सो टेम्प डॉट आईफोन हो गया। अब ये हो गया कि ये चीज़ प्लस तो हो गई, इसको हम सेव किस में कराएं? सेव किस में कराएं? यानी कि किसी प्राइस में ही करवाएंगे ना हम, जो कि हम रिटर्न करवाएंगे। लेकिन प्राइस में तो हम सेव नहीं करवाना चाहते। अगर मैं प्राइस में सेव करवाऊंगा तो वो एक्चुअली गैलेक्सी की प्राइस में सेव कर देगा इनको। अगर मैं टेम्प डॉट प्राइस में सेव करवाऊंगा तो ये इसकी टेम्प में सेव कर देगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक नया ऑब्जेक्ट बने जिसको मैं रिटर्न करवाऊँगा। गुड मुजफ्फर हुसैन, आई विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्मार्टफोन एंड से उसका मैं नाम दे देता हूँ OBJ कर देते हैं फ़िलहाल। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उस ऑब्जेक्ट में ये हो जाए और उस ऑब्जेक्ट की प्राइस क्या हो जाए? अभी हम डिस्कस कर रहे थे टेम्प डॉट आईफोन। ओके, क्या हम चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि दोनों के डिफरेंस ऐड हो जाए आईफोन वाले में, जो ग्रेटर है उसमें। ठीक है, तो टेम्प डॉट आईफोन में हम ऐड कर रहे हैं क्या? दोनों का डिफरेंस, यानी कि टेम्प डॉट आईफोन, सॉरी टेम्प डॉट आईफोन नहीं, what am I doing? Why am I doing this confusingly? This is actually price. So this is year. Temp dot year में हम प्लस क्या करवाना चाह रहे हैं? दोनों का डिफरेंस, समथिंग लाइक दैट। सो ये OBJ में आ जाएगा। अब आखिरी काम हम क्या करेंगे? आखिरी काम क्या करेंगे जल्दी से बताएं। रिटर्न OBJ, गुड। नकाश हुसैन, नकाश यूनस इज़ राइट, सॉरी। रिटर्न OBJ। अब हम जब OBJ रिटर्न करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? न्यू फ़ोन में सेव हो जाएगा। एंड दैट शुड बी इट। आई थिंक इसमें एक और मसला होना चाहिए, बट लेट्स ट्राई टू रन इट। अगर वो मसला आता है तो हम उसको टैकल करेंगे, अगर वो नहीं आता है तो तब भी मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट प्रॉब्लम आई वाज रेफरिंग टू। OBJ डॉट प्राइस 2 टाइम्स मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है? ओके, थैंक यू। ईयर सेव करना है। ओके, सेकेंड लाइन में हमने किया ये है कि मैंने टेम्प डॉट ईयर और दिस डॉट ईयर को प्लस नहीं किया, बल्कि उन दोनों का डिफरेंस लिया और इसमें सेव किया। बेसिकली मैं चाह ये रहा हूँ कि इन दोनों का ईयर अगर ऐड हो जाएगा ना, जिस तरह प्राइस ऐड हुई है उसी तरह अगर ईयर ऐड हो जाएगा तो वो तो काफ़ी आगे की बात हो जाएगी, 2029 की बात हो जाएगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जितना फ़र्क इन दोनों में है ना, 13 में ये आया, 16 में ये आया, तो हम ये चाह रहे हैं कि 3 साल के वक्फे से ही आएगा हमारा नया फ़ोन। तो 3 साल का वक्फा मुझे कैसे पता लगेगा? मैं पहले ये माइनस, इसमें से ये माइनस करूँगा और फिर जो डिफरेंस आएगा यानी कि 3, वो एक्चुअली इसमें प्लस कर दूँगा। तो एक्चुअली ये काम किया है मैंने यहाँ पे। एक्सेस करने में थोड़ा सी कंफ्यूजिंग हो गया लिखा हुआ। ओके, अब मुझे बताएं कि क्या एरर है। अच्छा ठीक है, टेम्प डॉट आईफोन लिख दिया था मैंने फिर। दिस इज़ एक्चुअली ईयर। द आउटपुट इज़ ईयर, और आउटपुट में हमने न्यू फ़ोन के जो पैरामीटर्स हैं उसको प्रिंट नहीं करवाया। सो अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने प्रिंट करवाया ही है, न्यू फ़ोन के हमने पैरामीटर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, यू कैन सी कि 2013 हो गया, 2016 ये तो हमने डायरेक्टली सेव करवाई थी। लेकिन अगर आप प्राइस को देखें तो वो इस सिचुएशन में जो न्यू फ़ोन की प्राइस और ईयर हैं वो इस ऑब्जेक्ट के ओवरलोडिंग की वजह से 70,000 हो गई और 2019 हो गई। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अगर आपकी है तो मुझे बताएं जल्दी अब।
कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? एक छोटा सा टॉपिक और है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, हम उसको भी डील करेंगे, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। ओके, दिस इज़ आवर सीपीपी फाइल। ओवरलोडिंग का मकसद ये होता है काजी मुबीन कि आप जब किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हो ना, तो इट लुक्स रीडेबल। अब आप सोचें कि अगर यही काम मुझे करना होता जो मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटर को ओवरलोड करके किया है, मैं ये काम दूसरे तरीके से भी कर सकता था, बट उसके लिए मुझे मुख्तलिफ़ फंक्शंस को कॉल करना पड़ता। और फिर अगर लेट सपोज जिस तरह से भाई गेट एक चीज़ को मैं गेट करता, फिर दूसरी चीज़ को मैं प्लस करता, फिर सेट करता, इस तरह के काम जब मैं करता तो एक इशू ये आ जाता कि मुझे मेरा कोड जो है वो रीडेबल नहीं रहता। मुझे पता नहीं लगता कि एक्चुअली ये मैंने फंक्शंस कॉल क्यों किए हैं, और फिर यहाँ पे 2019 कहाँ से आया जिसको मैं सेव करवा रहा हूँ। ये मैंने एक इंटीजर लेके उसको उसमें सेव करवाया और फिर उस इंटीजर को सेटर में भेजा। ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। जबकि अगर आप देखो तो मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एंड वी गॉट द आइडिया इवन बिफोर ओवरलोडिंग द ऑपरेटर, यू गॉट द आइडिया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सो रीडेबल बनाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, और एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वी वांट आवर मेन फंक्शन टू बी एज मच रीडेबल एज पॉसिबल। अब अगर आप यहाँ पर देखो, आप बाकी क्लासेस को अगर छोड़ो, .h और smartphone.cpp को अगर छोड़ दो, आपको मेन देख के बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है। ठीक है, एक दो चीज़ों के अलावा लाइक आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली क्या है, प्राइस है या क्या है, या ये ईयर है या क्या है। इसके अलावा तकरीबन सब चीज़ें आपको पता लग रही हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट बना या आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई चीज़ सेट नहीं हुई, क्या सेट हुआ इसमें, इन दोनों की एडिशन सेव हो गई। इसके बाद गेट प्राइस क्या करेगा, यू नो दैट, गेट ईयर क्या करेगा, सेट क्या करेगा। मेन फंक्शन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल बनाना है, और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम चाहे जितना ही कचरा भर दें इसके अंदर, जितने ही चाहे फंक्शन के हम कॉम्प्लिकेटेड बना दें, लेकिन वो वन टाइम चीज़ होती है। और आप उस फंक्शन को बार बार कॉल करें, आप सिर्फ रीडेबल बनाना है आपने उसको, बार बार कॉल करें वो काम करेगा। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ओ यस, वसीम आज़म कह रहे हैं कि कोई एरर का मैं सोच रहा था वो आएगा। वो क्या एरर था? वो एरर मैं ये सोच रहा था, इट वाज इन माय माइंड, कि जब आप smartphone.cpp कॉल करेंगे तो आई वाज थिंकिंग कि दिस प्राइस को तो वो एक्सेस कर लेगा, बट वो टेम्प प्राइस को या OBJ प्राइस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मे बी चूँकि प्राइस एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो वो ये कहे कि आप इस फंक्शन में इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये किसके थ्रू करेंगे? गैलेक्सी के थ्रू। गैलेक्सी के थ्रू अगर कॉल हो रहा है तो गैलेक्सी के प्राइवेट मेंबर तो ये एक्सेस कर सकेगा, बाकी एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट कि मे बी शायद यहाँ पर मुझे गेटर लगाना पड़े, बिकॉज दैट इज़ अ पब्लिक फंक्शन। बट ऐसा कोई इशू नहीं आया, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। इट कैन एक्सेस, अगर वो क्लास के अंदर है तो वो चाहे जिस भी ऑब्जेक्ट का हो वो एक्सेस कर सकता है। मुजफ्फर हुसैन कह रहे हैं इफ़ यू कैन सम गैलेक्सी देन इट कैन बी एरर। आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। बता दीजिएगा मुझे अगर दोबारा आपके रीऑर्डर हो जाए आपके जहन में। ओके, सो दिस वाज हाउ वुड यू ओवरलोड अ बाइनरी ऑपरेटर। नाउ रिमेंबर कि इट डजेंट मैटर कि आपने प्लस को ऑपरेट किया, ओवरलोड किया है तो यहाँ पर प्लस ही होना चाहिए। यहाँ पर आप माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी चीज़ चेंज करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे स्टैरिक। कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ? स्टैरिक को। और यहाँ पर भी मैं स्टैरिक कर देता हूँ, तो अब भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्टैरिक का फंक्शन कॉल हुआ और उसके अंदर जो काम हो रहा था वो हो गया। लेकिन हम फिर भी इसको प्लस का नाम देंगे, बिकॉज वी वांट आवर मेन फंक्शन टू बी एज मच रीडेबल एज पॉसिबल। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन फंक्शन हो वो ऐसा हो कि वो हमें ख़ुद बता रहा हो कि एक्चुअली ये क्या काम कर रहा है, रादर दैन कि एक प्रोग्रामर आए नया और उसको समझना पड़े कि इसमें क्या कोड हुआ है। तो हम प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। रिमेंबर कि ये इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन, तो इसमें आप कोई चीज़ें प्रिंट करवाएं, कुछ भी करवाएं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन ही करें या उस तरह की कोई चीज़ करें।
ओके उज़ैर अहमद, ये आप करके देख लीजिएगा। उज़ैर अहमद पूछ रहे हैं क्या कोई भी ऑपरेटर हम ओवरलोड कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ओवरलोड कर सकते हैं? तो यू वुड हैव टू लर्न अबाउट दैट। आप बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बट देयर इज़ अ थिंग कि आपने जब ये ऑपरेटर ओवरलोड किया है ना, जब भी आप प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो ये आपसे एक आर्गूमेंट मांगेगा, क्योंकि प्लस बाइनरी ऑपरेटर है। तो अगर हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उठाते हैं ना, से मैं परसेंटेज साइन उठा के ओवरलोड करने लग जाऊँ, तो अभी तक आपके कंपाइलर को पता ही नहीं है कि परसेंटेज बाइनरी है, यूनरी है, कोई ऑपरेटर नहीं है, इस वजह से आप उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। टॉपिक बड़ा छोटा सा है और वो ये कि आई वांटेड टू डिस्कस आपके साथ कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहली चीज़ स्ट्रिंग और दूसरी चीज़ स्ट्रिंग स्ट्रीम। तो स्ट्रिंग क्लास के कुछ फंक्शंस हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। लेट्स से कि इसी के अंदर मैं इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ और हम स्ट्रिंग के ऊपर आ जाते हैं। रिमेंबर कि अभी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट्स जस्ट रिलेटेड टू योर डेली लाइफ प्रोग्रामिंग। सो लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और मैं कहता हूँ स्ट्रिंग str है या से नेम है, और मैं सी इन नेम करता हूँ और सी आउट नेम कर देता हूँ, राइट। अब मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी इन में, यानी कि जब लिखते हुए मैं लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, तो सिर्फ कंप्यूटर क्यों रीड हो रहा है, या इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मैं पूरा चाहता हूँ कि सब चीज़ें रीड हों तो क्या करना पड़ेगा मुझे? स्ट्रिंग कॉपी, गेट लाइन, गुड। गेट लाइन सही फंक्शन है, स्पेस रीड नहीं करता, गुड। तो गेट लाइन का फंक्शन अगर हम लगा दें तो वो स्पेसेस भी रीड करेगा। गेट लाइन का फंक्शन कुछ इस तरह काम करता है, सी इन नेम। अब भी वही काम होगा, बट आपके पास जो आउटपुट है वो जो रीडिंग है वो स्पेसेस के साथ होगी, वाइट स्पेसेस के साथ। ठीक हो गया, तो ये बात तो हमें पता थी। स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, अब आज के बाद हम जब भी ये कहेंगे ना कि भाई स्ट्रिंग नेम कोई एक वेरिएबल बना हुआ है, जिस तरह हम कहते थे कि भाई इंटीजर एक्स बना हुआ है, पहले हमने एक इंटीजर बनाया फिर एक स्ट्रिंग बनाया, तो ये जो इंटीजर एक्स है दिस इज़ अ वेरिएबल। आज के बाद हम ये कहने की कोशिश करेंगे कि नेम जो बना हुआ है, यानी कि स्ट्रिंग जो बनी हुई है चीज़, हम उसको कहेंगे दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। और जिस तरह ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो जिस तरह आप अपने बाकी ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल गैलेक्सी को आपने गैलेक्सी डॉट गेट ईयर करके फंक्शन कॉल किए हैं, इसी तरह आप नेम को यूज़ करते हुए भी फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। से नेम डॉट लेंथ का एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करेगा, नेम में आपने जो भी चीज़ लिखी है उसकी लेंथ। इनपुट बार बार नहीं करता है, एक ही रहने देता है। नेम डॉट लेंथ को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ओके इनपुट तो दोबारा मैंने लेनी ही है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। राइट, तो इसकी लेंथ मेरे पास आ गई 16। इस तरह एक और फंक्शन है अपेंड का। अपेंड का मतलब ये होता है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि कंप्यूटर साइंस के आगे SMIU भी लिखा हुआ आ जाए, कंप्यूटर साइंस SMIU आ जाए, तो अभी तो कंप्यूटर साइंस है लेकिन उसके बाद जो है SMIU भी आ जाए, तो आप कहोगे कि भाई अपेंड हो जाए, यानी कि जहाँ पर ये स्ट्रिंग एंड हो रही है उसके आगे SMIU ऐड हो जाए। ओके, सी आउट में ही करवा दिया मैंने, ठीक है। तो देखें कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो रहा है पहले और उसके बाद अपेंड हो रहा है SMIU और उसके बाद प्रिंट हो रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपेंड मैं पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ मैं सी आउट करवा रहा हूँ। दोनों चीज़ों को मैंने अलग अलग कर दिया। राइट, सो यू कैन सी हियर कि पहले कंप्यूटर साइंस प्रिंट हुआ है बिफोर अपेंडिंग, उसके बाद अपेंड करता हूँ मैं तो कंप्यूटर साइंस SMIU प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे फंक्शन हैं। इसमें फाइंड का फंक्शन है, इसमें हर एक सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। अगर आप एक स्ट्रिंग में से एक छोटी सी चीज़, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में से मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि TER कहाँ लिखा हुआ है, तो वो आपको सर्च करके बता देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि SCI डिलीट हो जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन है, सब स्ट्रिंग को आप रिमूव कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को आप बहुत तरीक़ों से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप बुक में जाकर देखें, आप ऑनलाइन जाकर देखें, पूरी लिस्ट है, कोई 15-20 मेंबर फंक्शंस हैं स्ट्रिंग क्लास के
जो कि आप डेली बेसिस पे अपने छोटे मोटे काम को प्रोग्रामिंग को जो है बेहतर फॉर्मुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फाइंड का फंक्शन है, लूप आप लगा रहे होंगे तो लूप के लिए आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि लेंथ क्या है, आप सिर्फ स्ट्रिंग की स्टार्ट का फंक्शन कॉल करें, स्ट्रिंग के एंड का फंक्शन कॉल करें, तो वो खुद ब खुद ही लूप पूरा जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर चल जाएगा। इस तरह बहुत सारे फंक्शन स्ट्रिंग क्लास के मौजूद हैं। आई जस्ट वांटेड टू गाइड यू कि उन फंक्शंस को देख लीजिएगा। आगे की हमारी असाइनमेंट्स, आगे के हमारे प्रोजेक्ट या कोई इस तरह की अगर चीज़ हुई तो उसके अंदर आप अपनी आउटपुट को फॉर्मुलेट करने के लिए स्ट्रिंग को बड़ी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो मसले नहीं आएंगे जो कि अभी आपके पास मसले आ रहे थे इस असाइनमेंट के अंदर कि शॉप में बिज़नेस कैसे ऐड किया जाए, फिर उसमें से बिज़नेस ढूंढ कर किस तरह से रिमूव किया जाए। तो देयर आर बिल्ट इन फंक्शंस, हर चीज़ आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस को देखें कौन कौन से हैं, उसको यूज़ करके और अपना काम आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं और वो है स्ट्रिंग स्ट्रीम्स। स्ट्रिंग स्ट्रीम का कंसेप्ट कुछ इस तरह से, कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा आगे। कंसेप्ट ये है स्ट्रिंग स्ट्रीम्स का कि देयर इज़ अ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब है कि ऐसे समझ लें कि एक नहर सी है जिसमें पानी बहता है, या एक ज्योमेट्री बॉक्स जिसको आप कह लें, या एक बॉक्स सा है जिसके अंदर आप एक तरफ से चीज़ें डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से चीज़ें निकाल रहे हैं, राइट। तो इसी तरह एक स्ट्रिंग स्ट्रीम भी होती है। और स्ट्रिंग स्ट्रीम का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से आप स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ सेव कर रहे हैं ना, इस तरह स्ट्रिंग में सेव करने के बजाय आप स्ट्रीम में भी सेव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसे ही समझें कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग स्ट्रीम एक ही चीज़ है, ऐसे समझने की कोशिश करें, फिर हम उसके देखेंगे कि एक्चुअली फ़र्क क्या है। तो जिस तरह आपने स्ट्रिंग बनाया है इसी तरह आप स्ट्रिंग स्ट्रीम भी बना सकते हैं। से इसका नाम मैं रख देता हूँ SS। जिस तरह स्ट्रिंग बनाई है उसी तरह मैं स्ट्रिंग वो भी बना देता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। स्ट्रिंग स्ट्रीम भी बनाई है। एक बात याद रखें कि जब भी आप स्ट्रिंग स्ट्रीम बना रहे हैं, इट्स सो हार्ड टू से एवरी टाइम स्ट्रिंग स्ट्रीम्स, तो ये हेडर आपने इंक्लूड करना है sstream.h। आई थिंक .h नहीं आता यहाँ पे, sstream आता है सिर्फ। देख लेते हैं, एरर आएगा तो हम देख लेंगे। सो स्ट्रिंग स्ट्रीम आपने बनाई। स्ट्रिंग स्ट्रीम को हम यूज़ इस तरह से करते हैं, इस स्ट्रीम में अगर आपने कोई स्ट्रिंग डालनी है, जिस तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि नेम में जो लिखा हुआ है वो किस में आ जाए, ये चलें स्ट्रिंग स्ट्रीम में अगर मैं चाहता हूँ कोई नई चीज़ आए तो मैं ये चाहूँ, मैं इसको लिखूँगा कुछ इस तरह, स्ट्रिंग स्ट्रीम में क्या आ जाए, से कोई भी लफ्ज़ हम लिख देते हैं, कंप्यूटर स्पीकर एंड माइक्रोफोन। ये हमने दो चीज़ें लिखी, किस में सेव करवा दी। इफ़ यू कैन सी कि जब मैंने स्ट्रिंग नेम बनाया है तो नेम में मैंने कैसे सेव की ये चीज़ और स्ट्रिंग स्ट्रीम में मैंने कैसे सेव की ये चीज़। इन दोनों में फ़र्क ये है पहला तो कि स्ट्रिंग स्ट्रीम में अगर आपने कोई चीज़ सेव करनी है तो वो आप एक तरह से पुश कर रहे होगे उसके अंदर डाल नहीं रहे होगे पूरी कि भाई ये पूरी चीज़ है और ये इस बॉक्स में चली जाए। आप उसके अंदर एक तरह से पुश कर रहे हो, जिस तरह से आप एक स्ट्रीम में, एक नहर बहती हुई में पानी अगर फेंकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी खाली की और उसके अंदर सिर्फ आपने अपना ग्लास का पानी डाल दिया। जो पानी बह रहा है उसी में आपने अपना पानी भी शामिल कर दिया, ठीक है। तो SS के अंदर मैंने क्या डाल दिया, स्पीकर माइक्रोफोन, एक स्ट्रिंग लिख दी। अब मैं ये करता हूँ कि नेम के अंदर सेव करवाता हूँ वो चीज़ जो कि SS में लिखी हुई है। ये चलें एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं, STR कह देते हैं। STR में मैंने क्या सेव करवा दिया, जो कि SS में लिखा हुआ था। 1 मिनट के लिए प्रिंट करके देखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है। आउटपुट के साथ हम मैच करके देख लेंगे। ओके, सो इट वाज नॉट H, जस्ट S स्ट्रीम। देयर इज़ द आउटपुट। और आउटपुट में अगर आप देखें तो क्या नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर लिखा हुआ है। तो काम क्या हुआ, स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर नेम को हमने डील ही नहीं किया, SS के अंदर हमने क्या सेव करवाया, स्पीकर माइक्रोफोन। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने इसमें सेव करवाया, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि मैंने ये स्ट्रीम में पुश कर दिया, स्ट्रीम में डाल दिया। स्ट्रीम में और चीज़ें भी हो सकती हैं, मैंने ये डाल दिया।
फिर मैंने क्या किया, एसएस में से उठाकर चीज़ें कहाँ पर डाल दी, एसटीआर में। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है जब भी आप स्ट्रीम यूज़ कर रहे होते हो कि यू कैन रीड अ स्ट्रिंग वर्ड बाय वर्ड। कभी आपको अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी हो कि आप ये चाह रहे हो कि यार ये स्ट्रिंग है पूरी, इसको मैं वर्ड बाय वर्ड रीड करूँ, तो आपने आई थिंक यही काम किया होगा कि आप वाइल का लूप लगाते हैं और स्पेस को ढूंढते हैं कि जब तक स्पेस नहीं आए तब तक वो एक स्ट्रिंग में सेव करे और फिर उसको देखेंगे उसमें क्या चीज़ करनी है हमने। या अगर आपको मैं कहूँ कि भाई वर्ड काउंट करो एक स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिंग स्ट्रीम काफ़ी काम आती है। अब स्ट्रिंग स्ट्रीम्स दो तरह की होती हैं। पहले तो ये कंफर्म बता दूं मैं आपको कि स्ट्रिंग स्ट्रीम के साथ ये ऑपरेटर भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है। ये स्ट्रिंग स्ट्रीम में इनपुट के लिए यूज़ होता है और ये स्ट्रिंग स्ट्रीम से आउटपुट के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एरो देख लो, इस तरह जिस तरह हमने एफ एन एफ आउट में हमने एरो के थ्रू याद करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर भी एरो के थ्रू याद करेंगे। ये चीज़ किस में आ गई, एस एस में आ गई, और एस एस से किस में आ गई ये चीज़, अब एस टी आर में आ गई। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। इसी तरह लेट सपोज मैं एस एस से नेम के अंदर कोई चीज़ प्रिंट करवाता हूँ और एस टी आर के बाद नेम भी प्रिंट करवाता हूँ। तो अब देखें दोनों चीज़ें आ रही हैं। एस टी आर में क्या आया, स्पीकर, और नेम में क्या सेव हुआ, माइक्रोफोन। सो यू कैन सी कि इट इज़ वर्किंग लाइक अ स्ट्रीम, यानी कि स्पीकर और माइक्रोफोन जब मैंने इसमें पुश किया तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला केस हो रहा है कि जब पहले मैंने रीड किया एस एस से किसी भी चीज़ में, जब पहले रीड किया तो क्या प्रिंट हुआ, क्या रीड हुआ, स्पीकर। उसके बाद जब मैंने रीड किया तो क्या रीड हुआ, माइक्रोफोन। यानी कि एक वर्ड रीड हो गया, उसके बाद फिर दूसरा वर्ड, उसके बाद फिर तीसरा वर्ड, इस तरह एक स्ट्रीम की शक्ल में सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको रीड हो रहे होंगे वन बाय वन। अगर माइक्रोफोन पहले चाहिए, अच्छा इसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, और फिर आप ये देख लीजिएगा इन सवालों के जवाब। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर माइक्रोफोन पहले रीड करना चाहें तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली काम क्या करना है आप लोगों ने, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैंने यहाँ पर बनाई है स्ट्रिंग स्ट्रीम, लेकिन स्ट्रिंग स्ट्रीम दो तरह की होती हैं, एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट। इनपुट स्ट्रिंग स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रिंग स्ट्रीम, ये दोनों स्ट्रिंग स्ट्रीम आप यूज़ कर सकते हो। इनपुट अगर आप रीड करोगे तो ऑब्वियसली वो एफ इन एफ आउट की तरह काम करेगा। अगर आप आउटपुट यूज़ करोगे तो वो जो है फर्स्ट एंड लास्ट आउट की तरह काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक चीज़ एक तरह काम कर रही है, दूसरी चीज़ दूसरी रिवर्स में काम कर रही है। तो इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, या सिंपली आप स्ट्रिंग स्ट्रीम को यूज़ कर सकते हो सिर्फ। एक और फंक्शन भी है कि अगर आप चाहते हो कि ये पूरी चीज़ रीड हो जाए तो आप ये करोगे कि स्ट्रिंग स्ट्रीम एस टी आर को बराबर कर दोगे, या चलो नेम को बराबर कर दोगे एस एस में जो भी लिखा हुआ है उसको एस टी आर में कन्वर्ट करके। यानी कि भाई जो भी एस एस में लिखा हुआ है उसको डॉट करके मैंने लिखा है, कन्वर्ट कर दो एस टी आर में और नेम के बराबर कर दो, नेम में सेव करवा दो। तो जब नेम प्रिंट होगा तो एक्चुअली पूरी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी समझने वाली हैं। वो ये कि अगर आप देखो तो एस एस जो है वो एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग स्ट्रीम टाइप का, और ये जो है ये एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। अगर आप चाहो तो इस तरह भी इसको रीड कर सकते हो, पूरी स्ट्रिंग रीड हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखो तो यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर इसका ओवरलोड हुआ है, क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई स्पीकर माइक्रोफोन एरो की तरह इसमें चला गया। कंप्लीट रीड का ये हो गया सोल्यूशन, वैसे सहमत। चलें अब जो स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए आप मुझे ईमेल वगैरह कर देंगे तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दें, वरना आप खुद करके देख लीजिएगा। आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो खुद करके देखने से ज़्यादा बेहतर तरीके से डील हो सकते हैं। ठीक है, सो द टाइम इज़ अप। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई एम ट्राइंग कि आपकी रिकॉर्डिंग आज ही मैं अपलोड कर दूँ। आई ट्राई कि जब जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए, वरना आप वेट कर लें, मैं आज रात तक अपलोड कर दूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। क्लास इज़ डिसमिस्ड।